हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमें दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करना है वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हमें ये भी पता है। अगर मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। मतलब मैंने क्या डेफिनेशन बोला, मैंने डेफिनेशन बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द फॉर्मेशन of a new individual through the formation and fusion of the gametes। मतलब gametes के फॉर्म होने से और फ्यूज़ होने से जो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है वही रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर। अब जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली जो गेमीट्स हैं वो डायरेक्टली स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर से तो बनते नहीं हैं। कहाँ से बनते हैं? ये जो स्पोर्स बनते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से बनते हैं और यही स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। मतलब आपकी बॉडी में जितने भी गैमीट्स बनाए जा रहे हैं ये गैमीट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम बोलें तो ये गैमीट्स कहाँ मतलब बेसिकली स्पोरोफिटिक बॉडी से या गैमेटोफिटिक बॉडी से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि कहाँ से फॉर्म किए जाते हैं? तो ये फॉर्म किए जाते हैं आपके स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन से। और यही जो स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन आपके पास प्रेजेंट है ये हमारा क्या कहलाते हैं? सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब जैसे हम सेक्स ऑर्गन की बात करें, जैसे मैंने बोला द ऑर्गन स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स आर वॉट आर बेसिकली फ्लावर्स। मतलब जो सेक्स ऑर्गन है जो कि डेवलप किए जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमारी प्लांट बॉडी में, ये कहाँ से परफॉर्म किए जाते हैं? तो हम क्या जवाब देते हैं? हम जवाब देते हैं थ्रू द सिंपल गैमीट्स, फ्लावर। फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन का प्रेजेंस ही गैमीट्स को बनाने का काम करता है। अब फ्लावर क्या है? फ्लावर आर मॉडिफाइड कंडेंस शूट। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद द फ्लावर बिकॉज हम मोर्फोलॉजी में भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और जितना भी फ्लावर में अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, कोरोला हैं, तो एक फ्लावर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब भी आप किसी भी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो ये जो सेक्स ऑर्गन है ये सेक्स ऑर्गन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे प्लांट में ही मिलते हैं। मतलब जो फ्लावर है वो एक मैच्योर प्लांट को इंडिकेट करने का काम करता है। जितने भी हमारे, जैसे मैंने बोला मैच्योरिटी आ जाएगी तो आपका हमारे प्लांट्स में इंडक्शन होता है किसका? हमारे हार्मोन्स का, और उन्हीं हार्मोन्स के इंडक्शन से हम एक फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। अब भाई फ्लावर क्या है? तो मोर्फोलॉजी में भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बता देती हूँ। क्योंकि मोर्फोलॉजी हम पढ़ चुके हैं इस वजह से डायरेक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट सबसे पहले हमारे पास है या फिर थैलेमस। दिस इज योर कैलिक्स
या फिर इसको हम और क्या नाम से जानते हैं भाई? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं बेस से शुरू करूं तो आपको रिसेप्टिकल दिखेगा। रिसेप्टिकल के बाद आपको सेपल्स या फिर कैलिक्स दिखेंगे, ग्रीन कलर का पार्ट होता है। ब्राइटली कलर्ड पार्ट जिसको हम पेटल्स कहते हैं। मोर्फोलॉजी में इन सब का मतलब इन सब में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। स्टेमन की बात करें तो स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन इज द और पिस्टल की बात करेंगे तो पिस्टल या फिर हमारी कार्पल जो कि ग्रुप गाइनोशियम बनाता है, इसको हम बोलते हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब भी हम बात करें आपके किसी एक रिप्रोडक्टिव वर्ल की, तो हमारे पास फ्लावर में 2 वर्ल्स देखने को मिलते हैं। हमें कौन कौन से 2 वर्ल्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बेसिकली एसेसरी वर्ल्स होते हैं, जिसमें आपके 2 पार्ट्स हैं। एक तो कैलिक्स है, दूसरा कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल एंड पेटल्स। और दूसरा मैं बात करूं आपके रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की, जो कि मेन पार्ट है हमारे फ्लावर का, रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। ये हमारे अगेन 2 पार्ट बनाता है। एक तो स्टेमन, दूसरा कार्पेल और पिस्टल। ओके, इसके साथ साथ ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आप जब भी एक फ्लावर की बात कर रहे हैं तो इस फ्लावर में हम कैलिक्स कोरोला की बात करें तो भाई प्रोटेक्शन देना है और फोटोसिंथेटिक होता है। कोरोला जो है ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बड़े होते हैं साइज़ में, तो ये पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जब भी हम रिप्रोडक्टिव वर्ल्स की बात कर रहे हैं तो जो मेन गैमीट्स की सिंथेसिस या जो मेन गैमीट की फॉर्मेशन करवाई जाती है, वो गैमीट्स की फॉर्मेशन इन्हीं रिप्रोडक्टिव वर्ल्स के अंदर करवाई जाती है। जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो भाई सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स की बात करते हैं तो जर्म सेल मेल और फीमेल 2 अलग अलग होंगे, सेक्स सेल्स भी मेल और फीमेल 2 अलग अलग होंगे। जैसे गैमीट्स मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो प्लांट में मेल गैमीट पॉलन ग्रेन है जो, और फीमेल की बात करें तो भाई ओवम है। ओवम के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी एग। ओके, तो यही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया जा रहा है स्टेमन में और ओवम का फॉर्मेशन किया जा रहा है हमारा कार्पेल या फिर पिस्टल में। तो कैसे कैसे ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमारे प्लांट बॉडी में परफॉर्म करवाई जाती हैं, यही सारे पार्ट हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या बोला, जो फ्लावर है, फ्लावर में आपको 4 वर्ल्स देखने को मिल रहे हैं। सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं और कार्पल्स हैं। जो लास्ट के 2 हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये हमारे एसेंशियल या तो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स कहलाते हैं या फिर असेंशियल वर्ल्स भी कहलाते हैं। और बाकी के बचे हुए जो 2 ऊपर मैंने आपको बोले कैलिक्स और कोरोला, दैट इज
सेपल्स एंड पेटल्स। ये हमारे एसेसरी पार्ट्स हैं और नॉन असेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स भी कहलाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे किसकी, स्टेमन की। अब स्टेमन में एंथर का स्ट्रक्चर, स्टेमन क्या है, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब देखेंगे सबसे पहले स्टेमन जो है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सबसे पहली चीज़ ये दो पार्ट्स रखते हैं अपने अंदर, एक तो एंथर और एक फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है। और दूसरा ये प्रॉक्सिमली मतलब बेसिकली किससे अटैच्ड होता है, ये अटैच्ड होता है हमारे थैलेमस से या फिर पैटल से भी अटैच्ड होता है। ये मतलब डायरेक्टली या तो पैटल से हमने पेरियंथ वाली कंडीशन पढ़ी है, एपिपेटलस कंडीशन पढ़ी है, तो या तो डायरेक्ट थैलेमस से कनेक्टेड होगा, थैलेमस से कनेक्टेड नहीं है तो पैटल से अटैच्ड रहता है पीछे की तरफ। क्लियर। इसके बाद एंथर की बात करें तो एंथर जो है वो एक ब्रॉडर नॉब जैसा फर्टाइल पार्ट है स्टेमन का। मतलब स्टेमन का जो मेन पार्ट है रिप्रोडक्शन का वो एंथर ही है। ये अपने अंदर दो लोब्स रखता है और यही जो दो लोब्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, या तो दो होंगे या फिर मतलब एक सिंगल है तो मोनोथीकस, और अगर दो प्रेजेंट है तो डाईथीकस कंडीशन बनाता है। क्लियर। इसके अलावा फिर जब हम आगे बढ़े तो जो एंथर है, ये आपके जो दो लोब्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ एक ग्रूव के थ्रू सेपरेटेड होते हैं, और ये जो ग्रूव के थ्रू एक दूसरे से अलग अलग हैं ये आपके सिंपल स्टेराइल सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिसको हम कनेक्टिव पार्ट भी कहते हैं। जो कनेक्टिव है वो वेस्कुलर स्ट्रैंड कनेक्ट करता है और ये हमारे मोनोथीकस स्टेमन के अंदर एब्सेंट होगा। ऑब्वियसली जब दो थीकस हैं तभी दोनों को कनेक्शन बना रहा है, और जब कनेक्शन बना रहा है तभी वो वेस्कुलर स्ट्रैंड बना के आपका कोई भी पार्ट को फॉर्म करता है। लेकिन हम अगर मोनोथीकस की बात करेंगे तो उसमें ये पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगी ही नहीं। अब यहाँ पे एंथर में भी एक्सटर्नली हमारा एंडोथीशियम प्रेजेंट होती है, एंडोथीशियम के अंदर मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है, मिडिल लेयर के बाद टेप्टम है, टेप्टम के बाद स्पोरोजेनस टिश्यू है। तो कई सारे पार्ट्स इसमें हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेमन का डायग्राम बताऊंगी पूरा, और स्टेमन का डायग्राम बताने के बाद फिर मैं आप लोगों को एंथर किस तरीके से डिवाइडेड है उस एंथर को भी हम समझेंगे। तो देख लेते हैं एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दिस इज योर स्टेमन। बाइलोब्ड एंथर है, इसके ट्रांसफर सेक्शन को कट करके मैंने आपको ऊपर से दिखाया। अब इसी एंथर को मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये एक छोटा सा ट्रांसफर सेक्शन मैंने यहाँ पर आपको बनाया है। पूरे पार्ट में इसी तरीके से ये कनेक्टेड होता है। ये आपकी मिडिल, क्योंकि बाइलोब्ड एंथर है तो ये दो लोब्स हैं, फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब। ये बीच में ग्रूव आपको दिख रहा है, ऊपर प्रेजेंट है ये वाला रीजन। इधर मार्क कर देती हूँ मैं एरो। इसको हम बोलते हैं आपका एंडोथेशियम। एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, स्पोरोजेनस टिश्यू, इन सब का काम मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 2 3 ये 2 से 3 फ्लैट सेल्स की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आपका मिडिल लेयर। 2 2 3 2 2 3 यहाँ पर क्या है, 2 2 3 यहाँ पे लेयर्स हैं कि 2 से 3 लेयर्स जो हैं वो क्या होती हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। मिडिल लेयर के बाद लास्ट लेयर आपकी टेप्टम लेयर की बात कर रही हूँ मैं। टेप्टम जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, एंडोथेशियम डेhiscence में हेल्प करेगा, मिडिल लेयर प्रोटेक्शन देता है, डेhiscence में हेल्प करता है, और लास्ट जो मेन रीजन है वो है हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू। क्लियर। बाइलोब्स में 4 लोब्स में हमें बीच में 4 पार्ट्स दिखते हैं किसके, स्पोरोजेनस टिश्यू के। यही स्पोरोजेनस टिश्यू इन फ्यूचर आगे बढ़ के आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल बनाने का काम करता है। क्लियर। इसके साथ साथ ये हमारा है वेस्कुलर स्ट्रैंड। ये हमारा क्या है, या फिर आप इसको और क्या कहते हैं, सिंपल बात करें तो कनेक्टिव भी कहा जाता है, जो 2 लोब्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अब कैसे कैसे आपका डेवलपमेंट होता है उस चीज़ को समझते चलेंगे। मतलब मैंने आप लोगों को सबसे पहले बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है, स्टेमन। स्टेमन जो है बाइलोब्ड टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब 1 2 3 4। टेट्रागोनल का मतलब ये हुआ कि 4 आपके जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो
फर्टाइल पार्ट प्रेजेंट है। फर्टाइल इसलिए बोला है क्योंकि उसी पार्ट से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। बाकी सब फर्टिलिटी का टर्म मतलब ऐसे स्पेसिफिकली क्यों दे दिया, क्योंकि वो सारे आपके वो सेल हैं जो कि सिर्फ हेल्प कर रहे हैं लेकिन कोई एक्चुअल फंक्शन उनका नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 2 सिलिंड्रिकल पॉलन सैक जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो डाइथिकस एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट हुआ और मोनोथिकस स्टेमन में, और मोनोथिकस स्टेमन की बात करें तो बाइस्पोरेंजिएट हुआ। ज़्यादातर जो मतलब बहुत ही कमी से एंथर लोब की बात करें तो सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम भी प्रेजेंट होती है जिसको हम वोल्फिया नाम से भी जानते हैं। क्लियर, मतलब भाई आप सिंपल जब भी आप इस पूरे के पूरे पार्ट को पढ़ रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं तो इसी में आपका जैसे स्पोरोजेनस टिश्यू है तो यही बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आप बोलें कि भाई टेट्रास स्पोरेंजिएट है या बाइस्पोरेंजिएट है तो ये डिपेंड करता है आपके लोब्स पे। अगर एक सिंगल लोब्ड है मोनोथीकस है तो बाइस्पोरेंजिएट होगा, और अगर डाइथीकस है तो आपके टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। तो स्पोरेंजियम जो है, और स्पोरेंजियम भी हमारा कौन सा होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर ही कहते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में आपके जो एंथर हैं ये आपके 4 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब वही माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के 4 कोनों पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये 4 कोनों पर 4 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट, और ये आपके जो 4 सेपरेशंस हैं ये एक मिडिल ग्रूव के थ्रू मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, जिसको हम वेस्कुलर स्टैंड या फिर कनेक्टिव भी नाम दे रहे थे। क्लियर। अब जब यही जो पार्ट है इसमें हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़े, सबसे पहले हमारा एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम के बाद हमारा मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के बाद तीसरा टेप्टम, मतलब मैं बाहर से देखना शुरू करूं, और सबसे अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है जो कि क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। अब देखें यहाँ पे एंडोथीशियम का, मिडिल लेयर का और टेप्टम का काम क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है ये पूछ लिया जाता है। मतलब आप जब भी बात कर रहे हैं दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टेप्टम, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मिडिल लेयर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एंडोथीशियम, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो बतानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने बात करी माइक्रोस्पोरेंजियम की। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये एक फ्यूचर पॉलन सेक है, एक सिलिंड्रिकल सेक है जो कि सर्कुलर दिखता है ट्रांसवर्स सेक्शन में। ऊपर से देखेंगे तो सिलिंड्रिकल है, लाइक ये मैंने दिखाया तो नीचे जाके ये सिलिंड्रिकल बनाएगा, लेकिन जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रहे हैं, मैंने ऐसे कट किया तो ये आपको कैसा दिखेगा, सिलिंड्रिकल। यहाँ पर सिलिंड्रिकल और यहाँ पर देखेंगे तो कैसा दिखता है, सर्कुलर दिखता है। इसके साथ साथ आपका ये 2 पार्ट्स रखता है, एक तो आउटर वॉल जो कि आपका, और एक होती है सेंट्रल जो कि होमोजेनस टिश्यू बनाता है। आउटर वॉल में आपको दिख रहा है एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। इनर वॉल की बात करें तो हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू बनता है, और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये स्पोरोजेनस टिश्यू आपका मेन पार्ट है। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल में आपके 4 टाइप्स की लेयर हैं। सबसे पहले एंडोथीशियम से पहले भी एक लेयर और बना दीजिए, टोटल 4 लेयर्स ही क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। भाई एपिडर्मिस तो सब जगह ही प्रेजेंट होगी, तो दिस इज योर एपिडर्मिस। तो सबसे पहले हमने बात करी किसकी, टोटल 4 लेयर्स हैं हमारे पास। इन 4 लेयर्स में से सबसे पहली एपिडर्मिस है, नेक्स्ट इज योर एंडोथीशियम, नेक्स्ट आफ्टर एंडोथीशियम इज योर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद हमारी क्या प्रेजेंट होती है, टेप्टम होती है। मिडिल लेयर मैंने वहाँ पे लिखा है 2 से 3 लेयर होती हैं, मतलब 1 से 3 कह लें, 2 से 3 कह लें, बात एक ही है। जो आउटर 3 है ये पहली चीज़ तो फंक्शन इनका क्या है, प्रोटेक्शन करेंगे यंग एंथर का। जब पूरी तरीके से स्पोरोजेनस टिश्यू पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेता है तो डेhiscence को भी परफॉर्म करती हैं। एंडोथीशियम और टेप्टम दोनों बड़े बड़े सेल्स रखते हैं अपने अंदर, जैसे मैंने वहाँ पर मेंशन भी मतलब बना के भी आपको दिखाया है। लार्जर सेल्स दिख रहे हैं, मिडिल लेयर के सेल्स थोड़े चपटे हैं, और टेप्टम के सेल्स वापस से मैंने कैसे बनाए हैं, लार्ज बनाए हैं। तो जब भी हम बात करते हैं आपकी एंडोथीशियम और टेप्टम की, तो ये बड़े बड़े सेल्स अपने अंदर रखते हैं, और एक टिपिकल एंथर में जो एंडोथीशियल वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है।
क्लियर। ये जो थिक है ये फाइब्रस सेल्स बनाती है और सिंपल आपका डेhiscence में, मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम पे डेhiscence को परफॉर्म करवाया जाएगा तो इसी एंडोथीशियम को बस्ट करके हम एक डेhiscence के प्रोसेस को परफॉर्म, डेhiscence का मतलब होता है जो अंदर पॉलन ग्रेन फिल्ड हैं तो उन पॉलन ग्रेन को बस्ट करना, और बस्ट करके जब वो मतलब उस माइक्रोस्पोरेंजियम को बस्ट करना जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन अंदर हैं वो तेज़ी से बाहर आएँ और आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर दिए जाएं, स्कैटर कर दिए जाएं। ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, डेhiscence कहलाती है। तो डेhiscence के प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए एंडोथीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद मिडिल लेयर की बात करें तो ये डिजेनरेट होकर नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, किसको, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। फिर इसके साथ साथ ये आपके जो हमारे टेप्टम है, टेप्टम के साथ मिलके और प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाने का काम करेगी ताकि न्यूट्रिशन इजीली मिल पाए। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट काम वही है कि ये भी एक तो प्रोटेक्शन देता है और दूसरा टेप्टम के साथ मिलके न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है, दूसरा हमारा एंडोथीशियम के साथ मिलके आपका क्या करता है, वही डेhiscence के प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट पार्ट हुआ, एंडोथीशियम हमने पढ़ लिया क्या कर रहा है, डेhiscence में हेल्प करवा रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। मिडिल लेयर की बात करें तो टेप्टम के साथ मिलके न्यूट्रिशन भी दे देता है सेल्स को और साथ साथ डेhiscence भी करवाता है। थर्ड हम बात करते हैं टेप्टम की। टेप्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं आपकी नरिशमेंट देगा डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, क्लियर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक ऑयली और स्टिकी कवरिंग भी कभी कभी बनाता है पॉलन ग्रेन पे, वही आपके किस टाइप का पॉलन ग्रेन है या किस फ्लावर का पॉलन ग्रेन है उसके बेसिस पे। और कुछ एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है आपके सेल वॉल, मतलब जो कि पॉलन टेट्राइड की वॉल बनती है उसको डिग्रेड करने के लिए। मतलब जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन आप करवा रहे हैं तो उस पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करवाने के लिए यहाँ पे हम कुछ एंजाइम्स भी टेप्टम के थ्रू रिलीज़ करवा दिए जाते हैं। आपके लेवल मतलब बेसिकली हम एनसीईआरटी के लेवल पे देखें या बोर्ड के लेवल पे देखें तो जो कॉमन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है वो यही है कि टेप्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन नरिशमेंट देने के लिए हेल्पफुल होता है, क्लियर। आप आ जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे, भाई डेवलपमेंट कैसे होता है पॉलन ग्रेन का। तो सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो पूरी तरीके से आपके एक क्लस्टर्ड टिश्यू है, किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। मतलब मैं कह सकती हूँ सिंपल, स्पोरोजेनस टिश्यू फिल्स द होल इंटीरियर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। पूरे के पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वाले पार्ट को, इंटीरियर पार्ट को फिल करके रखता है आपका कौन, स्पोरोजेनस टिश्यू। जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करते हैं और नंबर में क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, और लास्ट में अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलिन मदर सेल। तो इसको हम पीएमसी के नाम से जानते हैं क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल अभी हम बनाएंगे, माइक्रोस्पोर एमएमसी बनाएगा, लेकिन इसको हम एमएमसी नहीं बोलते क्योंकि एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल भी बनती है तो उस टर्म को हम एमएमसी दे देते हैं। यहाँ पर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं पॉलिन मदर सेल, दैट इज पीएमसी। ये जो डिप्लॉइड सेल्स है अब ये धीरे धीरे डिवाइड करके और आपका प्रॉपर एक क्या बोले माइक्रोस्पोर का या फिर वही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। और यही जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन है स्पोरोजेनस टिश्यू से, ये हमारा क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। पॉलन ग्रेन जो है लास्ट में एक पॉलन टेट्राड बना देगा, फिर उसके बाद वो सारे फॉर्म्स अलग हो जाते हैं और एक पॉलन टेट्राड का एक सेल, एक पॉलन मदर सेल आपका एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देता है, क्लियर। जो अरेंजमेंट है वो टेट्राइडल मतलब 4 बनाता है और ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा भी हो सकता है, सिंपल सीधा लीनियर भी हो सकता है, किसी शेप में भी हो सकता है, क्लियर। अब इसमें से 4 माइक्रोस्पोर जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं और फंक्शनल होने के बाद पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू ने डिवाइड किया और स्पोरोजेनस टिश्यू ने डिवाइड करने के बाद हमारे किसका फॉर्मेशन किया, सिंपल बोले तो स्पोरोजेनस टिश्यू डिवाइड अल्टीमेट मतलब बेसिकली पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है, क्लियर। और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने के बाद एक डिप्लॉइड सेल बना के एक टेट्राड बनाता है और उस टेट्राड का एक सिंगल सेल आपका सिंपल क्या करेगा, हम एक जनरल व्यू या फिर एक जनरल बात करें तो
पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर। अब ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा एंथर। एंथर के बाद अब जो पॉलन ग्रेन बना है, पॉलन ग्रेन कैसे बना है उसको भी समझ लेते हैं। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा वेस्कुलर टिश्यू। देखें, एक स्पोरोजेनस टिश्यू, वो कई सारे सेल्स हैं, डिवाइड करके कितने सेल्स बना देगा, टोटल 4। ये कहलाते हैं आपके PMC, और यही PMC आपके एक इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर। तो अब जब भी हम आगे बढ़ें तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पॉलन ग्रेन का। थोड़ा लार्ज बनाया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं इसको क्योंकि बहुत छोटा होता है। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट है एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी है। एक्साइन जो कि किससे मिलके बनी है, स्पोरोपोलेनिन। बहुत ही हार्ड कंपोनेंट होता है, इजीली डिग्रेडेबल नहीं होता। आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर दैट इज एंटाइन, सिंपल सेल्यूलोज की बनी होती है। ये हमारा वेजिटेटिव सेल, ये हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये है हमारा जेनरेटिव सेल एंड दिस इज योर जेनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर। अब देखें पॉलन ग्रेन में सबसे इम्पॉर्टेंटली सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है आउटर मोस्ट पार्ट, जिसको हम आउटर लेयर कहते हैं या फिर एक्साइन कहते हैं। ये बनी होती है हमारी पॉलन ग्रेन से। पॉलन ग्रेन के अलावा एक लेयर, एक पार्ट और मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, जामपोर। बेसिकली हमारे पास देखते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है एक्साइन है, स्पोरोपोलेनिन, नॉन डिग्रेडेबल होती है, इजीली किसी भी कंपोनेंट के थ्रू डिग्रेड नहीं की जाती है। क्लियर। किससे मिलके बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी होती है। इसी वजह से इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है पॉलन ग्रेन की, मतलब हमारे पॉलन ग्रेन की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की हम बात करते हैं, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिग्रेड नहीं होती है, डिकम्पोज नहीं होती है, और इसको हम एक न्यूट्रिशन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। आउटर मेम्ब्रेन के बाद हम बात करते हैं इनर लेयर की। इनर लेयर को हम एंटाइन कहते हैं। ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, कोई हार्ड कंपोनेंट नहीं है। अब मैंने अभी भी आपको बोला कि जब भी आप आउटर लेयर एक्साइन की बात करते हैं तो ये एक्साइन जो है स्पोरोपोलेनिन की बनी है। स्पोरोपोलेनिन नॉन डिकम्पोजेबल है, मतलब डिकम्पोज नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता, टूटता नहीं है। जब डिकम्पोज नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है, तो फिर ये जो मेल न्यूक्लियसेस दिख रहे हैं ये बाहर कैसे आते हैं, तो ये बाहर आते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ होल नोन एज जर्म पोर। इनके ऊपर होल्स प्रेजेंट होते हैं और उन होल्स को हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। अब जब भी आप जर्म पोर की बात करते हैं तो ये जर्म पोर आपका मेल न्यूक्लियस को निकालने के लिए या मेल न्यूक्लियस को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं आपकी किसकी, अब जर्म पोर से आगे बढ़े तो इंटाइन है। इंटाइन के बाद हमें दो सेल दिखते हैं, एक तो लार्जर सेल दिखता है जिसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो दूसरा है हमारे पास जनरेटिव सेल जो कि छोटा है।
और जनरेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट है हमारे जनरेटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो स्टेज है वो कितनी है, 2 न्यूक्लियस या फिर 3 न्यूक्लियस, मतलब 3n कंडीशन है या फिर 2n कंडीशन है, ये डिपेंड करता है फ्लावर्स टू फ्लावर, मतलब किस फैमिली का फ्लावर है। और पॉलन ग्रेन जब रिलीज़ करवाया जाएगा, पॉलन ग्रेन जब एंथर से शेड करवाया जाएगा, तो उस कंडीशन में ये आपका कितना, मतलब कितने नंबर के पॉलन मतलब न्यूक्लियस पे गिरेगा वो डिपेंड करता है। मतलब ये जनरेटिव होता एक है पर डिवाइड करके कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 2 हैप्लॉइड सेल बना देता है। ये डिप्लॉइड है, ये डिवाइड करके कितना बना देगा, 2 हैप्लॉइड सेल्स बना देता है। तो कभी कभी तो एंथर से बाहर आने पर ये सिर्फ एक होता है, और जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के टाइम पर ये हमारा क्या बना देता है, कितने न्यूक्लियसेस बना देता है, 2 न्यूक्लियसेस बना देता है। फिर उसके बाद मैं बात करूं आगे आपकी किसकी, उसके बाद हम आगे फर्दर बात करते हैं हमारे जनरेटिव सेल में। अगर डिवीजन ऑलरेडी है तो कोई इशू ही नहीं है, पॉलन ट्यूब के थ्रू हम क्या कर देते हैं, आपका डिवीजन करवा के और हैप्लॉइड सेल को आपके फीमेल की हैप्लॉइड के सेल के साथ फ्यूज़ करवा देंगे। लेकिन जब भी हम बात करते हैं हमारे जनरेटिव सेल में 2 न्यूक्लियस की, एक की, तो ये एक जब पॉलन ट्यूब बनाएगा तो जनरेटिव, पहले जैसे ही वेजिटेटिव न्यूक्लियस से पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब बनने के बाद ये जनरेटिव सेल आगे बढ़े, न्यूक्लियस आगे बढ़ेगा, तो ये न्यूक्लियस फिर से स्प्लिट करके आपके 2 न्यूक्लियसेस बना देता है हैप्लॉइड। और वो जो हैप्लॉइड न्यूक्लियसेस 2 बनते हैं आपके, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियसेस फिर क्या करते हैं, हमारे फीमेल के साथ फ्यूज़ करके सिंपल जाइगोट का, और मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो पॉलन ग्रेन में हमने यही देखा, एक्साइन है, इंटाइन है, इंटरनल साइटोप्लाज्म है, जर्म पोर प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियसेस हैं वो बाहर जाते हैं। वेजिटेटिव सेल आपका ट्यूब न्यूक्लियस बना देता है, और सेलुलोज की वॉल से जो जनरेटिव सेल बढ़ रहा है वो हमारा फीमेल पार्ट ही बनाएगा। इसके साथ साथ ये जो मेल पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में फीमेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर पॉलिनेशन और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन पढ़ेंगे।